अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री की ये न्यू प्रैक्टिकल बुक इस साल से लॉन्च की गई है। इट इज़ पब्लिश्ड बाय सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस ने इस साल इसी बुक में से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो है फैसला किया है। तो अब यहाँ पर इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आप लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो बहरहाल ये तो टाइटल पेज था। और फिर यहाँ पे देखते हैं सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में जो है आपको यहाँ पर क्या लिखना है। सर्टिफिकेट बिल्कुल पहले की तरह से ही है, कोई इसमें नई बात नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपका जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है उसे यहाँ पे लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए। बेहतर यह है कि आप रोल नंबर में लिखें रोल नंबर को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रोल नंबर जो है 131562 है, आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख दिया और यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, मिस्टर या मिस XYZ जो भी हैं आप, आपने वो लिख दिया। अपना नाम लिख दिया, फिर अपने यानी सन ऑफ और डॉटर ऑफ यानी अपने फादर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। फादर्स नेम। और फिर उसके बाद यहाँ पे है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन कराची, क्योंकि ये पूरे सिंध के लिए है तो इसलिए आप जिस बोर्ड में हैं वो आप लिख दीजिए। और ये सेशन इस वक्त जो चल रहा है वो 24-25 है, तो हमें लिख देना है 24-25 एट एनी स्कूल वेयर। स्कूल तो नहीं है आपका, तो कॉलेज है। कॉलेज है या हायर सेकेंडरी स्कूल है, वॉटेवर जो भी है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो आप इसको यहाँ से कॉलेज को स्कूल काट कर यहाँ पे कॉलेज लिख दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे। इसके बाद फिर आप कराची लिख दीजिए, क्योंकि कराची के कॉलेजेस हैं तो कराची ही होगा यहाँ पे। और अगर आप किसी और सिंध के किसी और इलाके में हैं तो उसके लिहाज से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका जो है कॉलेज का नाम होगा, मैंने लिख दिया है ABC कॉलेज, वॉट एवर जो भी है। यहाँ पर आपके जो भी प्रैक्टिकल इंचार्ज हैं या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पे वो सर्टिफिकेट सर्टिफाई करने की डेट मेंशन कर देंगे, जो कि कर चुके होंगे अब तक। अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पर ये हैं प्रैक्टिकल्स। ये टोटल 20 प्रैक्टिकल्स हैं। आप देखें यहाँ पे 1 से लेकर ये 20 प्रैक्टिकल्स हैं। आउट ऑफ दीज 20 प्रैक्टिकल्स, some practicals are considered as the minor practical। यानी आपके पास इस 1 से लेकर 9 तक ये है माइनर प्रैक्टिकल्स। These 1 to 9 are minor practicals। माइनर का मतलब क्या है। माइनर का मतलब ये है कि इस प्रैक्टिकल में आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 3 मार्क्स हैं। इसके अलावा दो और प्रैक्टिकल हैं, वो भी माइनर कहलाते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 16, 15 एंड 16, ये भी माइनर है। ये प्रैक्टिकल भी आपके माइनर में आएंगे। तो माइनर प्रैक्टिकल जैसे कि ऊपर बताया कि इसके 3 मार्क्स होते हैं, इनमें से कोई एक प्रैक्टिकल आपको करना होगा। अच्छा, अब आ जाइए ये जो बाकी जो प्रैक्टिकल रह गए हैं आपके पास, यानी प्रैक्टिकल नंबर 10 to 14। 10 to 14 जो ये प्रैक्टिकल्स हैं आपके पास, दीज प्रैक्टिकल्स आर मेजर प्रैक्टिकल्स।
इनके 8 मार्क्स हैं। तो आपको इनमें से कोई एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा। ये ज्यादा ये सारे एसिड बेस टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल हैं। 10 to 11, सॉरी 10 to 14, दीज आर एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन भी है, वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन भी है। और ये सारे उसी से रिलेटेड हैं। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी है यहाँ पर। जैसे प्रैक्टिकल नंबर 14 जो है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है। फिर आ जाइए प्रैक्टिकल नंबर 17 to 20। ये जो 4 प्रैक्टिकल्स हैं, दीज 4 प्रैक्टिकल्स आर रेडॉक्स टाइट्रेशन। और ये भी मेजर प्रैक्टिकल है। इसके भी 8 मार्क्स हैं। इसका नाम क्या है? रिडॉक्स टाइट्रेशन। और ये भी मेजर प्रैक्टिकल्स में आता है। तो टाइट्रेशन की दो डिफरेंट काइंड्स हमने डिस्कस की हुई हैं, जो ऑलरेडी आप लोग क्लास में परफॉर्म अपनी लैब में परफॉर्म कर चुके हैं। तो अब होगा क्या कि ये बात आप लोग नहीं जानते कि टीचर इसमें आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं कॉलेज में वो कौन सा प्रैक्टिकल रख रहे हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट में प्रैक्टिकल नंबर 10 रख रहे हैं, तो फिर सेकंड शिफ्ट में वो रिडॉक्स में से कोई सा रखेंगे। और टीचर्स के लिए भी यही इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग जब प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएं और आपके पास एक से ज्यादा शिफ्ट्स हैं, तो अगर आपने पहली शिफ्ट में एसिड बेस टाइट्रेशन रखी है मेजर प्रैक्टिकल में, तो सेकंड शिफ्ट में स्ट्रॉन्ग रिडॉक्स टाइट्रेशन रखना है। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर आपने रिडॉक्स को फर्स्ट में रख दिया तो फिर सेकंड में आप एसिड बेस रखेंगे। और इसी तरीके से अगर आपके पास 4 शिफ्ट्स एक दिन में चल रही हैं, तो फिर चारों शिफ्टों में इसी तरह से करना होगा। और इनमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना है। बिल फर्ज कि आपने फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रैक्टिकल नंबर 10 दे दिया, डिटरमाइन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.02 मोलर एसिड बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो अगर ये कर दिया है उन्होंने आपने पहली शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में आपने सपोज करें कि ये प्रैक्टिकल नंबर 17 रख दिया है, लेकिन आपके पास 4 शिफ्ट्स हैं या 3 शिफ्ट्स हैं, तो अब तीसरी शिफ्ट में आप दोबारा एसिड बेस टाइट्रेशन रखेंगे। तो अब आपको ये रिपीट नहीं करना, आप इन बाकी 4 में से कोई और सा सेलेक्ट कर लीजिए। वो वहां से आप प्रैक्टिकल ले लीजिए, वो करवाइए आप। सपोज करें कि आपने 13 करवा दिया। अब इसी तरीके से जब फोर्थ शिफ्ट भी है, तो फोर्थ शिफ्ट में आपको प्रैक्टिकल नंबर 17 दोबारा नहीं करवाना है। आप 18, 19 या 20 में से कोई सभी करवा लीजिए। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि आप लोगों को भी जहन में रखना है। लेकिन अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक बैच में अगर जो है 20 या 24 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे ही स्टूडेंट एक ही प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। तो जी बिल्कुल ऐसा है। लेकिन उसमें आपका डिफरेंस किस चीज़ का होगा? आपके पास जो कंसंट्रेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो जिसकी मोलैरिटी आपको मालूम करना है, वो अननोन होगी। जैसे आपसे कहा गया है, determine the exact molarity of the given solution of sulfuric acid and volume of this acid required to prepare 500 ml of 0.02 molar acid by volumetric method। तो अगर ये आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन तो सबकी एक जैसी होगी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की जो मोलैरिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी। अब ये आपके इंस्ट्रक्टर पर डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरीके से अपने आप अपने कॉलेज में मैनेज कर। तो ये चीज़ मैं अभी आगे भी मजीद एक्सप्लेन करूंगा। तो अब ये इसमें बस ये है कि आपको अपनी यानी 24 स्टूडेंट्स या 20 स्टूडेंट्स अगर एक बैच में मौजूद हैं, तो सबके पास रीडिंग अलग होगी, या कम से कम सबके पास नहीं हो
तो आप यूं समझ लीजिए कि हर चौथे के बाद पांचवें के बाद शायद सेम रीडिंग हो जाए, लेकिन पहले दूसरे तीसरे और चौथे की रीडिंग सेम नहीं होगी। और जब रीडिंग सेम नहीं आएगी, जबकि बेस आपके पास सेम कंसंट्रेशन का है, तो डेफिनेटली आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन अलग आएगी। तो ये स्टूडेंट्स को मैं बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि अवॉइड एनी अनफेयर मीन्स इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आपने अपने बिल फर्ज किया, आपको मौका मिल जाता है और आप अपने नेबरिंग स्टूडेंट से रीडिंग शेयर कर लेते हैं, तो ये जहन में रखिएगा कि आपके नेबरिंग स्टूडेंट की रीडिंग सेम नहीं होगी। और आपको क्या मालूम कि उस स्टूडेंट ने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसने सही परफॉर्म किया है या नहीं किया है। और अगर बिलफर्ज ये तस्वुर कर लिया जाए कि क्योंकि टीचर ने, जो इंस्ट्रक्टर थे आपके इंटरनल थे या एक्सटर्नल थे, उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया है, तो आप ये समझ लें कि जनाब ये रीडिंग सही है। ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल तो ये साइन करता है या इंटरनल ये साइन करता है कि जी आपने रीडिंग दिखा दी है। इट डजंट मीन कि ये सही हो। क्योंकि हमारा काम बतौर इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर करेक्ट रीडिंग बताना या उसको वेरीफाई करना नहीं है। हम तो साइन ये करते हैं, हाँ ठीक है आपने हमें रीडिंग दिखा दी है। हम इसके ऊपर थोड़ी जाएंगे कि अब आपकी जो रीडिंग आई है वो सही है या गलत है। तो इसलिए नेबरिंग स्टूडेंट से रीडिंग बोरो करने में कई मसाइल हैं। नंबर वन, यू डोंट नो के whether he has performed his experiment accurately or not. Secondly, कि अगर टीचर ने साइन कर भी दिया तो कोई बात मालूम नहीं कि वो रीडिंग सही है भी कि नहीं है। क्योंकि टीचर्स आपको इंस्ट्रक्ट, जो भी आपके इंटरनल या एक्सटर्नल है वो थोड़ी बताएंगे आपको कि आपकी ये रीडिंग सही है कि गलत है। तो बहरहाल, तो अब आ जाइए इसकी प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो ये बातें मैं वैसे आपको यहाँ पे बता भी चुका हूँ कि एक मेजर प्रैक्टिकल और एक माइनर प्रैक्टिकल है। तो 11 मार्क्स तो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब इन 11 मार्क्स के लिए आगे क्या करना है वो मैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बोर्ड ऑफिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसमें क्या है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर वन, यानी कि जो मेजर प्रैक्टिकल है, ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सो दिस इज द मेजर प्रैक्टिकल। मेजर प्रैक्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके आपके पास 8 मार्क्स हैं। अब अगर आप इन 8 मार्क्स की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि थ्योरी, प्रोसीजर एंड इक्वेशंस, 1 मार्क फॉर ईच। सो टोटल 3 मार्क्स इस चीज के हैं कि आपने सही थ्योरी लिख ली है, प्रोसीजर कंप्लीटली लिखा है आपने, उस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का जो भी आपको गिवन है, वेदर द रिडॉक्स टाइट्रेशन और द एसिड बेस टाइट्रेशन, और उस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो इक्वेशन है वो आपने करेक्टली जो है लिख दी है। 3 मार्क्स आपको इसी चीज के मिल जाएंगे। अच्छा, ब्यूरिट रीडिंग, अगर ब्यूरिट रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट है तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर प्लस माइनस 0.1 का डिफरेंस है, यानी फॉर एग्जाम्पल, अब हमें बतौर इंटरनल और एक्सटर्नल हमें मालूम है कि हमारे पास रीडिंग आना है 7.8, लेकिन उसमें प्लस माइनस 0.1 का डिफरेंस आ जाता है। यानी कोई स्टूडेंट है, उसके पास 7.8 तो नहीं आई रीडिंग, लेकिन 7.7 आ गई, यानी इट वाज द एक्यूरेट ट्रू वैल्यू। बट एक स्टूडेंट ने अगर 7.7 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, ये जैसे कि आप 3 रीडिंग लेते हैं या 4 रीडिंग लेते हैं टाइट्रेशन में, तो जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई अगर वो 7.7 आई है तो भी ठीक है, और अगर वो 7.9 आई है तो भी ठीक है। ये दोनों ही ठीक है, यानी दोनों सूरतों में आपको ऑब्जर्वेशन के 3 मार्क्स मिल जाएंगे।
यानी 0.1 मार्क की डिफरेंस ऑफ कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर 0.2 का डिफरेंस हुआ, यानी कि आपकी रीडिंग 7.7 है, तब भी आपको 3 मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। और अगर आपके पास 7.9 हुआ, तब भी देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। लेकिन इससे कतई नजर अगर आपका जो आंसर है वो डिफरेंट आ जाता है, यानी कि 0.2 का डिफरेंस हो जाता है, यानी आपका आंसर 7.6, 0.2 का डिफरेंस हो गया, या फिर 8.0 आ जाता है। तो ये 2.2 ज्यादा हो गया, ये 0.2 कम हो गया। तो अगर 0.2 का डिफरेंस आ जाता है, देन यू विल नॉट गेट 3 मार्क्स, बट 2.5 एज इट इज मेंशन्ड हियर। और अगर 0.3 का डिफरेंस आ जाता है, यानी अगर ट्रू वैल्यू 7.8 है और आपके पास जो आंसर आ रहा है, यानी आपके पास जो रीडिंग आ रही है वो 7.5 या फिर 8.1, तो 0.3 का डिफरेंस आ गया आपकी ट्रू वैल्यू से। तो अगर 0.3 का डिफरेंस आ जाएगा तो आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि यू विल गेट ओनली 2 मार्क्स। और अगर 0.4 का डिफरेंस आ गया, 0.4 के डिफरेंस पे जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं, 0.4 का मतलब ये हो गया 7.8 है, तो वो 7.4 आपकी रीडिंग आई, या यहाँ पर 8.2 आ गई, देन यू विल गेट ओनली 1 मार्क। ओके। और अगर इससे ज्यादा का डिफरेंस आया, तो इसका मतलब है कि आपकी ऑब्जर्वेशन के मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं। और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ही गलत है, तो फिर आपकी मोलैरिटी और अमाउंट भी गलत आएगी। तो यानी अगर if you have not performed your experiment correctly, then you may lose 3 to 5 marks। तो अब इसके लिए वो स्टूडेंट जो कॉलेज में रेगुलर रहे और कॉलेज में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते रहे, तो वो तो सक्सेसफुल हैं। या फिर अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं और XYZ कहीं पर जाकर उन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया और सही तरीके से परफॉर्म कर लिया, तो वो भी सक्सेसफुल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस बात को तो हम बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करेंगे, डिस्करेज ही करते हैं कि आपको कहीं और क्यों जाना पड़े। आपके कॉलेज में है, आपको रेगुलर प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस में परफेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर अगर 2.5 होते भी है मार्क्स, तो अल्टीमेटली ये भी जो है फाइनली राउंड ऑफ होकर 3 ही हो जाते हैं आगे। लेकिन अब अगर इससे ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर ये तो फिर आपका एक ड्रॉबैक है कि आपने क्यों परफॉर्म नहीं किया प्रैक्टिकल कॉलेज में। तो ये आप लोगों को परफॉर्म करना चाहिए। एनीवे, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल 8 मार्क्स बनते हैं, तो 8 मार्क्स हो गए मेजर प्रैक्टिकल के लिए। अब हम देखते हैं माइनर प्रैक्टिकल में। तो माइनर में क्या करना है? अच्छा, अब देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है माइनर प्रैक्टिकल। तो माइनर प्रैक्टिकल क्या है? ये माइनर प्रैक्टिकल हर स्टूडेंट के पास अलग होंगे। 1 से 9 तक 9 प्रैक्टिकल ये हो गए, 1 to 9। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 15 एंड 16। तो ये आपके पास 11 प्रैक्टिकल बन जाते हैं ये। सो 11 प्रैक्टिकल, जैसा कि मैं आपको मेंशन भी कर चुका हूं, आप लोग अपनी बुक खोलकर भी उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये 1 to 9 और 15 एंड 16, ये एक माइनर प्रैक्टिकल भी आपको साथ में परफॉर्म करना होगा। और इसमें क्या क्या लिखना है आपको? इसमें आपको थ्योरी लिखना है, प्रोसीजर लिखना है हर इंडिविजुअल प्रैक्टिकल का जो भी आपके पास आए,
और ऑब्जर्वेशन विथ रिजल्ट। अब ये प्रैक्टिकल्स भी हर स्टूडेंट को परफॉर्म करना है। ये आपके ऑब्जेक्ट पर या तो लिखा हुआ होगा, या फिर वो कोड नंबर उसमें आपकी कॉपी पे मेंशन किया हुआ होगा, और फिर कोड नंबर के लिहाज से वहां पर आपके पास आपके बोर्ड पर लिख दिया जाएगा कि आपके पास कौन सा प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 से 24 तक कोड्स लगा दिए हैं। किसी कॉपी पे नंबर 1 है, किसी पे 2 है, किसी पे 3 है, इस तरह से वो 24 तक है। और अब हमने बता दिया कि बेटा जिनके पास ऑड नंबर्स हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और इसी तरीके से 23 तक, ये तमाम स्टूडेंट जो हैं, हमने ऑब्जेक्ट बता दिया है। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो गया, तो हमने उसको क्रोमेटोग्राफी या कोई सा भी प्रैक्टिकल वो हमने बता दिया। एक तरीका तो ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो आपसे आमतौर पर 2 प्रैक्टिकल नहीं रखवाए जाते हैं, बल्कि कम से कम भी माइनर के 4 या 5 प्रैक्टिकल जो हैं वो सेटअप किया जाएगा। अब 4 या 5 प्रैक्टिकल ये एक ही शिफ्ट में है, हर 4-5 स्टूडेंट के बाद रिपीट हो रहे होंगे। यानी सपोज करें कि आपके पास 24 स्टूडेंट्स हैं, जैसे कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, आपने 6 प्रैक्टिकल रख दिए हैं। अब प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है आपके पास, या यूं कह लें, प्रैक्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब सपोज करें कि यानी जो सीट नंबर 1 पे हैं, सीट नंबर 7 पर है, सीट, ये बेंच नंबर जो होता है आपके लैब का, ये उसकी बात है, रोल नंबर नहीं है ये। तो इनको अगर हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिया हुआ है, तो हो सकता है कि हमने नेक्स्ट वालों को एक्सपेरिमेंट नंबर 15 दिया हुआ हो, इनको एक्सपेरिमेंट नंबर 7 दिया हुआ हो, इनको एक्सपेरिमेंट नंबर 9 दिया हुआ हो, और किसी को एक्सपेरिमेंट नंबर 3 दे दिया है, और किसी को एक्सपेरिमेंट नंबर 16 दे दिया है। तो यानी ये स्टूडेंट जो है ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ये सारी जो गाइडेंस है ये आपके इंटरनल आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये उनकी जवाबदीद है कि वो कौन से 4 प्रैक्टिकल रखते हैं या कौन से 6 प्रैक्टिकल रखते हैं। तो वो 4 भी रख सकते हैं, मिनिमम 4 रखना तो जरूरी है, लेकिन वो 6 भी रख सकते हैं, वो चाहें तो वो पूरे 11 भी रख सकते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप लोग अपने अपने कॉलेजेस में वहां पे मालूमात ले सकते हैं। लेकिन इससे आपको क्या होगा, आपको तो नहीं मालूम कि कौन से एक्सपेरिमेंट रखे जा रहे हैं, आपको तो तैयारी करना है। तो बहरहाल 3 मार्क्स जो है आपके पास ये माइनर प्रैक्टिकल के हो जाएंगे। ठीक है, परफॉर्म भी करना है, और आपको ये थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन विथ रिजल्ट ये लिखना भी है। फिर उसके बाद 3 मार्क्स होते हैं वाइवा बॉस के। वाइवा बॉस को उर्दू में कहते हैं जबानी सवालो जवाबात, जबानी सवालात और जवाबात। ये वर्बली ही देना पड़ता है। हाँ, एग्जामिनर हो सकता है आपके जो इंटरनल या एक्सटर्नल है, या कोई डिप्टी हेड आ जाता है, तो वो आपसे हो सकता है कहते हैं कि भाई क्वेश्चन लिख के दिखाओ, ये भी वाइवा है। ठीक है। तो और वाइवा में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो
टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं जो आपका एक्सपेरिमेंट है। इन दोनों माइनर और मेजर में से कोई सा भी एक्सपेरिमेंट में से वो सवाल कर सकते हैं। और जर्नल तो आप लोगों ने सर्टिफाई करवा ही लिया है, तो जर्नल के तो आपको 1 मार्क यकीनन मिल ही जाते हैं जब आप लोगों ने जर्नल सही टाइम पर सर्टिफाई करवा लिया हो तो ये थी आपके पास प्रैक्टिकल की डिटेल। तो मैं एक बात आपको फिर रिपीट कर देता हूँ फाइनली, कि आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 1 to 9 एंड देन 15 and 16, these are the minor practicals। इनमें लिखना भी कम है और परफॉर्मेंस भी इनकी कम है। जबकि जो मेजर प्रैक्टिकल है वो आपके पास तमाम के तमाम टाइट्रेशंस के हैं। तो मेजर प्रैक्टिकल आपके पास है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के कौन से प्रैक्टिकल हैं? प्रैक्टिकल नंबर 10 to 14, ये सारे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। और प्रैक्टिकल नंबर 17 to 20, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। इनके जो टोटल आपके पास मार्क्स हैं, इनके 8 मार्क्स हैं। माइनर प्रैक्टिकल के 3 मार्क्स हैं। तो 8 and 3 11, एंड देन 3 for वाइवा वॉस 14, एंड 1 for जर्नल 15। तो स्टूडेंट पूरे 15 मार्क्स भी ले सकते हैं अगर उनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो वाइवा के आंसर उन्होंने सही दिए हो तो वो 15 मार्क्स भी ले सकते हैं। तो आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। जहां कहीं पर भी आपको मौका मिलता है आप प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कीजिए, स्पेशली टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स। और अब ये भी नए सिलेबस में आपके पास, दिस न्यू सिलेबस कंटेन दीज 11 प्रैक्टिकल्स विच आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉलेज में तो आपने कंडक्ट किए होंगे, लेकिन आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि आप इस मिनिमम टाइम में इसको परफॉर्म कर सकें। तो बहरहाल फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मजीद गाइड करूंगा इंडिविजुअल प्रैक्टिकल्स के लिए। और एसिड बेस टाइट्रेशन के हवाले से मेरी पुरानी भी वीडियोस मौजूद हैं मेरे चैनल पर। आप लोग वहां से उसको लिंक में जाकर यू कैन वॉच दोज वीडियोस एज वेल। सो अल्लाह हाफिज।